मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 13, शोकदायक घटना। कथावाचक सोनम। पूर्णा, रामकली और लक्ष्मी तीनों बड़े आनंद से हिल मिलकर रहने लगी। उनका समय अब बातचीत हंसी दिल्लगी में कट जाता, चिंता की परछाई भी न दिखाई देती। पूर्णा 2-3 महीने में निखर कर ऐसी कोमलांगी हो गई थी कि पहचानी न जाती थी। रामकली भी खूब रंग रूप निकाले थी। उसका निखार और यौवन पूर्णा को भी मात करता था। उसकी आंखों में अब चंचलता और मुख पर वो चपलता न थी जो पहले दिखाई देती थी, बल्कि अब वो अति सुकुमार कामिनी हो गई थी। अच्छे संग बैठते बैठते उसकी चाल में गंभीरता और धैर्य आ गया था। अब वो गंगा स्नान और मंदिर का नाम भी न लेती। अगर कभी कभी पूर्णा उसको छेड़ने के लिए पिछली बातें याद दिलाती तो वो नाक मुंह चढ़ा लेती, रूठ जाती। मगर इन तीनों में लक्ष्मी का रूप निराला था। वो बड़े घर में पैदा हुई थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और उसको बड़ी उत्तम रीति पर शिक्षा दी थी। उसका कोमल गात, उसकी मनोहर वाणी उसे अपनी सखियों में रानी की पदवी देती थी। वो गाने बजाने में निपुण थी और अपनी सखियों को ये गुण सिखाया करती थी। इसी तरह पूर्णा को अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने का व्यसन था। बेचारी रामकली के हाथों में ये सब गुण न थे। हाँ, वो हंसोड़ थी और अपनी रसीली बातों से सखियों को हंसाया करती थी। एक दिन शाम को तीनों सखियां बैठी बातचीत कर रही थी कि पूर्णा ने मुस्कुराकर रामकली से पूछा, क्यों रमन, आजकल मंदिर पूजा करने नहीं जाती हो? रामकली ने झेप कर जवाब दिया, अब वहां जाने को जी नहीं चाहता। लक्ष्मी रामकली का सब वृत्तांत सुन चुकी थी। वो बोली, हाँ बुआ, अब मंदिर काहे को जाओगी? अब तो हंसने बोलने का सामान घर ही पर मौजूद है। रामकली ने तिनक कर कहा, तुमसे कौन बोलता है जो लगी जहर उगलने? बहन, इनको मना कर दो, ये हमारी बातों में न बोला करें, नहीं तो अभी मैं कुछ कह बैठूंगी तो रोती फिरेंगी। पूर्णा, मत लक्ष्मी, सखी को मत छेड़ो। लक्ष्मी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कुछ झूठ थोड़े ही कहा था कि उनको ऐसा कटुआ मालूम हुआ। रामकली, जैसी आप हैं वैसी सबको समझती हैं। पूर्णा, लक्ष्मी, तुम हमारी सखी को बहुत दिक किया करती हो। तुम्हारी बला से वो मंदिर में जाती थी। लक्ष्मी, जब मैं कहती हूं तो रोती काहे को है? पूर्णा, अब ये बात उसको अच्छी नहीं लगती तो तुम काहे को कहती हो? खबरदार, अब फिर मंदिर का नाम मत लेना। लक्ष्मी, अच्छा रमन, हमें एक बात तो बता दो, हम फिर तुम्हें कभी न छेड़ें। महंत जी ने मंत्र देते समय तुम्हारे कान में क्या कहा? हमारा माथा छुए जो झूठ बोले। रामकली ने चिटक कर कहा, सुना लक्ष्मी, हमसे शरारत करोगी तो ठीक ना होगा। मैं जितना ही तरह देती हूँ तो उतना ही सिर चढ़ी जाती हो। पूर्णा, है तो बतला क्यों नहीं देती, इसमें क्या हर्ज है? रामकली, कुछ कहा होगा, तुम कौन होती हो पूछने वाली? बड़ी आई वहां से सीता बन के। पूर्णा, अच्छा भाई मत बताओ, बिगड़ती काहे को हो? लक्ष्मी, बताने की बात ही नहीं, बतला कैसे दे? रामकली, कोई बात भी हो कि यूं ही बतला दूं? पूर्णा, अच्छा ये बात जाने दो, बताओ उस तंबोली ने तुम्हें पान खिलाते समय क्या कहा था? रामकली, फिर छेड़खानी की सूझी? मैं भी पते की बात कह दूंगी तो लजा जाओगी। लक्ष्मी, तुम्हें हमारी कसम सखी, जरूर कहो। ये हम लोगों की बातें तो पूछ लेती हैं, अपनी बातें एक नहीं कहती। रामकली, क्यों सखी, कहूं? कहती हूं, बिगड़ना मत। पूर्णा, कहो, साँझ को आज क्या? रामकली, उस दिन घाट पर तुमने किसे छाती से लिपटा लिया था? पूर्णा, तुम्हारा सिर। लक्ष्मी, मैं समझ गई, बाबू अमृत राय होंगे, क्यों, है ना? ये तीनों सखियां इस तरह हंस बोल रही थी कि एक बूढ़ी औरत ने आकर पूर्णा को आशीर्वाद दिया और उसके हाथ में एक खत रख दिया। पूर्णा ने अक्षर पहचाने। प्रेमा का पत्र था। उसमें ये लिखा था, प्यारी पूर्णा, तुमसे भेंट करने को बहुत जी चाहता है, मगर यहाँ घर से पांव बाहर निकालने की मजाल नहीं, इसलिए ये खत लिखती हूँ। मुझे तुमसे एक अति आवश्यक बात करनी है जो पत्र में नहीं लिख सकती हूँ। अगर तुम बिल्लो को इस पत्र का जवाब देकर भेजो तो जबानी कह दूंगी। देखो, देर मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। 8 बजे के पहले बिल्लो यहाँ अवश्य आ जाए। तुम्हारी सखी प्रेमा। पत्र पढ़ते ही पूर्णा का चित्त व्याकुल हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया और अनेक प्रकार की शंकाएं होने लगी। या नारायण, अब क्या होने वाला है? लिखती है, देखो, देर मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है, अभी तक वो कचहरी से नहीं लौटे, रोज तो अब तक आ जाया करते थे। इनकी यही बात तो हमको अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मी और रामकली ने जब उसको ऐसे व्याकुल देखा तो घबरा कर बोली, क्यों बहन, कुशल तो है?
इस पत्र में क्या लिखा है? पूर्णा, क्या बताऊं क्या लिखा है। रामकली, तुम जरा कमरे में जाकर झांको तो, अभी आए या नहीं। लक्ष्मी, अभी कैसे आएंगे, आज तो तीनों व्याख्यान देने गए हैं। इसी घबराहट में 8 बजा। पूर्णा ने प्रेमा के पत्र का जवाब लिखा और बिल्लो को देखकर प्रेमा के घर भेज दिया। आध घंटा भी न बीता था कि बिल्लो लौट आई, रंग उड़ा हुआ, बदहवास और घबराई हुई। पूर्णा ने उसे देखते ही घबरा कर पूछा, कहो बिल्लो, कुशल कहो। बिल्लो माथा ठोक कर बोली, क्या कहूँ बहू, कुछ कहते नहीं बनता, ना जाने अभी क्या होने वाला है। पूर्णा, क्या कहा, कुछ चिट्ठी पत्री तो नहीं दिया? बिल्लो, चिट्ठी कहाँ से देती, हमको अंदर बुलाते डरती थी, देखते ही रोने लगी और कहा, बिल्लो मैं क्या करूं, मेरा जी यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। मैं पिछली बातें याद करके रोया करती हूँ और वो कभी मुझे रोते देख लेते हैं तो बहुत झल्लाते हैं। एक दिन मुझे बहुत जली कटी सुनाई और चलते समय धमका कर कहा, एक औरत के 2 चाहने वाले कदापि जीते नहीं रह सकते। ये कहकर बिल्लो चुप हो गई। पूर्णा की समझ में पूरी बात ना आई। उसने कहा, चुप क्यों हो गई, जल्दी कहो, मेरा दम रुका हुआ है। बिल्लो, इतना कहकर वो रोने लगी। फिर मुझको नज़दीक बुला के कान में कहा, बिल्लो, उस दिन से मैं उनके तेवर बदले हुए देखती हूँ। वो 3 आदमियों को साथ लेकर रोज शाम को न जाने कहाँ चले जाते हैं। आज मैंने छिपकर उनकी बात सुन ली। 12 बजे को बाबू अमृत राय पर चोट करने की सलाह हुई है। जब से मैंने ये सुना है, हाथों से तोते उड़े हुए हैं। मुझ अभागिनी के कारण ना जाने कौन कौन दुख उठाएगा। बिल्लो की ज़बानी ये बातें सुनकर पूर्णा के पैरों तले मिट्टी निकल गई। दाननाथ की तस्वीर भयानक रूप धारण किए उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वो उसी दम दौड़ी हुई बैठक में पहुंची। बाबू अमृत राय का वहां पता न था। उसने अपना माथा ठोंककर बिल्लो से कहा, तुम जाकर आदमियों से कह दो, और खुद उसी जगह एक कुर्सी पर बैठकर सुनने लगी कि अब उनको कैसे खबर करूं कि इतने में गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। पूर्णा का दिल बड़े जोर से धड़धड़ करने लगा। वो लपक कर दरवाजे पर आई और कांपती हुई आवाज से पुकार कर बोली, इतनी देर कहाँ लगाई, जल्दी आते क्यों नहीं? अमृत राय जल्दी से उतरे और कमरे के अंदर कदम रखते ही पूर्णा ऐसे लिपट गई मानो उन्हें किसी के वार से बचा रही है और बोली, इतनी जल्दी क्यों आए, अभी तो बहुत सवेरा है। अमृत राय, प्यारी क्षमा करो, आज जरा देर हो गई। पूर्णा, चलिए रहने दीजिए, आप तो जाकर सैर सपाटे करते हैं, यहाँ दूसरों की जान हलाकान होती है। अमृत राय, क्या बताएं, आज बात ही ऐसी पड़ी कि रुकना पड़ा। आज माफ करो, फिर ऐसी देरी ना होगी। ये कहकर वो कपड़े उतारने लगे, मगर पूर्णा वहीं खड़ी रही जैसे कोई चौंकी हुई हिरणी। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी थी। अचानक उसको किसी मनुष्य की परछाई दरवाजे के सामने दिखाई पड़ी और वो बिजली की तरह चमक कर दरवाजा रोककर खड़ी हो गई। देखा तो कहार था, जूता खोलने आ रहा था। बाबू साहब ने ध्यान से देखा तो पूर्णा कुछ घबराई हुई दिखी। बोले, प्यारी, आज तुम कुछ घबराई हुई हो। पूर्णा, सामने वाला दरवाजा बंद करा दो। अमृत राय, गर्मी हो रही है, हवा रुक जाएगी। पूर्णा, यहां ना बैठने दूंगी, ऊपर चलो। अमृत राय, क्यों, क्या बात है, डरने की कोई वजह नहीं। मेरा जी यहां नहीं लगता, ऊपर चलो, वहां चांदनी में खूब ठंडी हवा आ रही होगी। अमृत राय मन में बहुत सी बातें सोचते सोचते पूर्णा के साथ कोठे पर गए। खुली हुई छत थी, कुर्सियां धरी हुई थी। 9 बजे रात का समय, चैत्र के दिन, चांदनी खूब छिटकी हुई, मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। बगीचे में हरे भरे वृक्ष धीरे धीरे झूम झूम कर अति शोभायमान हो रहे थे। जान पड़ता था कि आकाश ने ओस की पतली हल्की चादर सब चीजों पर डाल दी है। दूर दूर के धुंधले धुंधले पेड़ ऐसे मनोहर मालूम होते हैं मानो वो देवताओं के रमण करने के स्थान हैं, या वो उस तपोवन के वृक्ष हैं जिसकी छाया में शकुंतला और उसकी सखियां भ्रमण किया करती हैं, और जहां उस सुंदरी ने अपने ज्ञान के आधार पर राजा दुष्यंत को कमल के पत्तों पर प्रेम पाती लिखी थी। पूर्णा और अमृत राय कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ऐसे सुखदायक एकांत में चंद्रमा की किरणों ने उनके दिलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अमृत राय ने पूर्णा के रसीले अधर चूम कर कहा, आज कैसी सुहावनी चांदनी है। पूर्णा, मेरा जी इस घड़ी चाहता है कि मैं चिड़िया होती। अमृत राय, तो क्या करती? पूर्णा, तो उड़कर उन दूर वाले वृक्षों पर जा बैठती। अमृत राय, ओहो, देखो लक्ष्मी कैसा आलाप रही है। पूर्णा, लक्ष्मी का सा गाना मैंने कहीं नहीं सुना, कोयल की तरह कूकती है। सुनो, कौन गीत है सुना? मोरी सुधी जानी बिसय रहे हो महाराज। अमृत राय, जी चाहता है उसे यहीं बुला लो। नहीं, यहाँ गाते लजाएगी। सुनो,
इतनी विनय मैं तुमसे करत हूँ, दिन दिन स्नेह बढ़े हो महाराज। हाय, जी बेचैन हुआ जाता है। पूर्णा, जैसे कोई कलेजे में बैठा चुटकियां ले रहा हो। कान लगाओ, कुछ सुना? कहती है, मैं मधुमाती अरज करत हूँ, नित नित पतिया पठाइयो महाराज। अमृत राय, कोई प्रेम रस की माती अपने सजन से कह रही है। पूर्णा, कहती है, नित नित पतियो पठियो महाराज। हाय, बेचारी प्रेम में डूबी हुई है। अमृत राय चुप हो गई। अब वो सन्नाटा कैसा मनोहर मालूम होता है। पूर्णा, प्रेमा भी बहुत अच्छा गाती थी, मगर ऐसा नहीं। प्रेमा का नाम जबान पर आते ही पूर्णा एकाएक चौंक पड़ी और अमृत राय के गले में हाथ डालकर बोली, क्यों प्यारे, तुम उन गड़बड़ी के दिनों में हमारे घर जाते थे तो अपने साथ क्या ले जाया करते थे? अमृत राय ने आश्चर्य से पूछा। क्यों, किस लिए पूछती हो? पूर्णा, यूं ही ध्यान आ गया। अमृत राय, अंग्रेजी तमंचा था, उसे पिस्तौल कहते हैं। पूर्णा, भला किसी आदमी के पिस्तौल की गोली लगे तो क्या हो? अमृत राय, तुरंत मर जाए। पूर्णा, मैं चलाना सीखूं तो आ जाए? अमृत राय, तुम पिस्तौल चलाना सीखकर क्या करोगी? मुस्कुराकर आगे बोले, क्या नैनों की कटारी कुछ कम है? इस दम यही जी चाहता है कि तुमको कलेजे में रख लूं। पूर्णा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी तुमसे यही विनय है, मेरी सुधी जानी बिसर रहे हो महाराज। ये कहते कहते पूर्णा की आंखों में नीर भर आया। अमृत राय भी गदगद स्वर हो गए और उसको खूब भेंच भेंच प्यार किया। इतने में बिल्लो ने आकर कहा, चलिए रसोई तैयार है। अमृत राय तो उधर भोजन पाने गए और पूर्णा ने इनकी अलमारी खोलकर पिस्तौल निकाल ली और उसे उलट पुलट कर गौर से देखने लगी। जब अमृत राय अपने दोनों मित्रों के साथ भोजन पाकर लौटे और पूर्णा को पिस्तौल लिए देखा तो जीवन नाथ ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों भाभी, आज किसका शिकार होगा? पूर्णा, इसे कैसे छोड़ते हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। जीवननाथ, लाओ मैं बता दूं। ये कहकर जीवननाथ ने पिस्तौल हाथ में ली, उसमें गोली भरी और बरामदे में आए और एक पेड़ के तने में निशाना लगाकर 2-3 फायर किए। अब पूर्णा ने पिस्तौल हाथ में ली, गोली भरी और निशाना लगाकर दागा, मगर ठीक ना पड़ा। दूसरा फायर किया, अब की निशाना ठीक बैठा। तीसरा फायर किया, वो भी ठीक। पिस्तौल रख ली और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अमृत राय ने पिस्तौल उठा लिया और जीवननाथ से बोले, कुछ समझ में नहीं आता कि आज इनको पिस्तौल की धुन क्यों सवार है। जीवननाथ, पिस्तौल रखा देख के छोड़ने को जी चाहा होगा। अमृत राय, नहीं, आज जब से मैं आया हूं कुछ घबराया हुआ देख रहा हूं। आपने कुछ पूछा नहीं? पूछा तो बहुत, मगर जब कुछ बतलाए भी हाँ हाँ करके टाल गई। किसी किताब में पिस्तौल की लड़ाई पढ़ी होगी और क्या। प्राणनाथ, यही मैं भी समझता हूं। जीवननाथ, सिवाय इसके और हो ही क्या सकता है। कुछ देर तक तीनों आदमी बैठे गपशप करते रहे। जब 10 बजने को आए तो लोग अपने अपने कमरे में विश्राम करने चले गए। बाबू साहब भी लेटे, दिन भर के थके थे, अखबार पढ़ते पढ़ते सो गए। मगर बेचारी पूर्णा की आंखों में नींद कहाँ। वो 12 बजे तक एक कहानी पढ़ती रही। जब तमाम सोता पड़ गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो उसे अकेले का डर मालूम होने लगा। डरते ही डरते उठी और चारों तरफ के दरवाजे बंद कर लिए। मगर जवानी की नींद बहुत रोकने पर भी एक झपकी आ ही गई। घड़ी आधी बिना बीती थी कि भय में सोने के कारण उसे एक अति भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। चौंक कर उठ बैठी, हाथ पांव थरथर कांपने लगे, दिल में धड़कन होने लगी। पति का हाथ पकड़कर चाहती थी कि जगा दे, मगर फिर ये समझकर कि इनकी प्यारी नींद उचट जाएगी तो तकलीफ होगी, उनका हाथ छोड़ दिया। अब इस समय उसकी जो अवस्था है वर्णन नहीं किया जा सकता। चेहरा पीला हो रहा है, डरी हुई निगाहों से इधर उधर ताक रही है। पत्ता भी खड़खड़ाता है तो चौंक पड़ती है। कभी अमृत राय के सिरहाने खड़ी होती है, कभी पैताने। लैंप की धुंधली रोशनी में वो सन्नाटा और भी भयानक मालूम हो रहा है। तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही हैं इस समय उसको घूरते हुए मालूम होती हैं। उसके सब रोंगटे खड़े हैं। पिस्तौल हाथ में लिए घबरा घबरा कर घड़ी की तरफ देख रही है। यकायक उसको ऐसा मालूम हुआ कि कमरे की छत दबी जाती है। फिर घड़ी की सुइयों को देखा, 1 बज गया था। इतने में ही उसको कई आदमियों के पांव की आहट मालूम हुई। कलेजा बांसों उछलने लगा। उसने पिस्तौल संभाली। वो समझ गई कि जिन लोगों के आने का खटका था वो आ गए। तब भी उसको विश्वास था कि इस बंद कमरे में कोई ना आ सकेगा। वो कान लगाए पैरों की आहट ले रही थी कि अकस्मात दरवाजे पर बड़े जोर से धक्का लगा और जब तक वो बाबू अमृत राय को जगाए कि मजबूत किवाड़ आप ही आप खुल गए और कई आदमी धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए।
पूर्णा ने पिस्तौल सरकी, तड़ाके की आवाज़ हुई, कोई धम से गिर पड़ा, फिर कुछ खटखट होने लगा, 2 आवाज़ें पिस्तौल के छूटने की और हुई, फिर धमाका हुआ। इतने में बाबू अमृत राय चिल्लाए, दौड़ो दौड़ो चोर चोर। इस आवाज़ के सुनते ही 2 आदमी उनकी तरफ लपके, मगर इतने में दरवाजे पर लालटेन की रोशनी नजर आई और प्राणनाथ और जीवननाथ हाथों में सोंटे लिए आ पहुंचे। चोर भागने लगे, मगर दोनों के दोनों पकड़े गए। जब लालटेन लेकर जमीन पर देखा तो 2 लाशें दिखाई दी। एक तो पूर्णा की लाश थी और दूसरी एक मर्द की। एकाएक प्राणनाथ ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो बाबू दाननाथ हैं। बाबू अमृत राय ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, आज जब मैंने उसके हाथ में पिस्तौल देखा तभी से दिल में एक खटका लगा हुआ था, मगर हाय, क्या जानता था कि ऐसी आपत्ति आने वाली है। प्राणनाथ, दाननाथ तो आपके मित्रों में थे। अमृत राय, मित्रों में जब थे तब थे, अब तो शत्रु हैं। पूर्णा को दुनिया से उठे 2 वर्ष बीत गया है। सांझ का समय है, शीतल सुगंधित चित्त को हर्ष देने वाली हवा चल रही है। सूर्य की विदा होने वाली किरणें खिड़की से बाबू अमृत राय के सजे हुए कमरे में जाती हैं और पूर्णा की पूरे कद की तस्वीर के पैरों को चूम चूम कर चली आती हैं। उसकी लाली से सारा कमरा सुनहरा हो रहा है। रामकली और लक्ष्मी के मुखड़े इस समय आनंद के मारे गुलाब की तरह खिले हुए हैं। दोनों गहने पाते से लैस हैं और जब वो खिड़की से सिर निकालती हैं और सुनहरी किरणें उनके गुलाब के मुखड़े पर पड़ती हैं तो जान पड़ता है कि सूर्य आप बलैया ले रहा है। वो रह रहकर ऐसी चितवनों से ताकती हैं जैसे किसी की राह देख रही हैं। यकायक रामकली ने खुश होकर कहा, सखी ये देखो आ गए। उनके कपड़े कैसे सुंदर मालूम होते हैं। एक अति सुंदर फिटन चमचम करती हुई फाटक के अंदर दाखिल होती है और बंगले के बरामदे में आकर रुक जाती है। बाबू अमृत राय उससे उतरते हैं, मगर अकेले नहीं। उनका एक हाथ प्रेमा के हाथ में है। यद्यपि बाबू साहब का सुंदर चेहरा कुछ पीला हो रहा है, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही है और माथे पर केसर का टीका और गले में खूबसूरत हार और भी शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रेमा सुंदरता की मूरत और जवानी की तस्वीर हो रही है। जब हमने उसको पिछली बार देखा था तो चिंता और दुर्बलता के चिन्ह मुखड़े पर पाए जाते थे, मगर आज कुछ और ही यौवन है। मुखड़ा कुंदन के समान दमक रहा है, बदन गदराया हुआ है, बोटी बोटी नाच रही है। उसकी चंचलता देखकर आश्चर्य होता है कि क्या वो पीले मुंह और उलझे बालों वाली रोगिन है। उसकी आंखों में एक घड़े का नशा समाया हुआ है। गुलाबी जमीन की हरे किनारे वाली बनारसी साड़ी और ऊदे रंग के कलाइयों पर चुनी हुई जैकेट उस पर खिल रही है। उस पर गोरी गोरी कलाइयों में जड़ाऊ कंगन, बालों में गुथे हुए गुलाब के फूल, माथे पर लाल रोरे की गोल बिंदी और पाँव में जरदोजी के काम के सुंदर जूते और भी सोने में सुहागा हो रहे हैं। इस ढंग के सिंगार से बाबू साहब को विशेष करके लगाव है, क्योंकि पूर्णा देवी की तस्वीर भी ऐसे ही कपड़े पहने दिखाई देती है और उसे देखकर कोई भी मुश्किल से कह सकता है कि प्रेमा ही की सूरत आईने में उतरकर ऐसा यौवन नहीं दिखा रही है। अमृत राय ने प्रेमा को एक मखमली कुर्सी पर बैठा दिया और मुस्कुरा कर बोले, प्यारी प्रेमा, आज मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। प्रेमा ने पूर्णा की तस्वीर की तरफ मलिन चितवनों से देखकर कहा, हमारी जिंदगी का क्यों नहीं कहते। प्रेमा ने यह कहा था कि उसकी नज़र एक लाल चीज पर जा पड़ी जो पूर्णा की तस्वीर के नीचे एक खूबसूरत दीवानगीर पर धरी हुई थी। उसने लपक कर उसे उठा लिया और ऊपर का रेशमी गिलाफ हटाकर देखा तो पिस्तौल था। बाबू अमृत राय ने गिरी हुई आवाज में कहा, यह पूर्णा की निशानी है, इसी से उसने मेरी जान बचाई थी। ये कहते कहते उनकी आवाज़ कांपने लगी। प्रेमा ने यह सुनकर उस पिस्तौल को चूम लिया और फिर बड़ी लिहाज के साथ उसी जगह पर रख दिया। इतने में दूसरी फिटन दाखिल होती है। उसमें से 3 युवक हंसते हुए उतरते हैं। तीनों को हम पहचानते हैं। एक तो बाबू जीवननाथ हैं, दूसरे बाबू प्राणनाथ और तीसरे प्रेमा के भाई बाबू कमला प्रसाद हैं। कमला प्रसाद को देखते ही प्रेमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जल्दी से घूंघट निकालकर सिर झुका लिया। कमला प्रसाद ने बहन को मुस्कुराकर छाती से लगा लिया और बोले, मैं तुमको सच्चे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। दोनों युवकों ने गुल मचाकर कहा, जलसा कराइए जलसा, ये पीछा न छूटेगा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, जो यहाँ पर आज समाप्त होता है।